अपना जिला में स्वागत है आपका। और अपने जिला में खबरों के सफरनामे पर चलने से पहले आपको बता दें कि हम आपको लेकर चलेंगे नौचंदी भी, हम आपको लेकर चलेंगे कैंट की सड़क पर भी, हम आपसे कहेंगे दिल दो नौचंदी को। लेकिन पहले सुर्खियों पर नजर। खंडर में नग्न अवस्था में मिली महिला की लाश की गुत्थी सुलझाने का पुलिस का दावा। रिक्शा चालक ने रेप के बाद की थी हत्या। लेकिन बड़ा सवाल, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा और रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन कब करेगा डिपार्टमेंट? चौधरी चरण सिंह की व्यवस्था पर छात्रों ने उठाए सवाल। सार इंफोटेक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में छात्रों का दावा। सार इंफोटेक पोर्टल बंद करके परीक्षा फॉर्म भरने के मांग रहा है पैसे। छात्र नेताओं का दावा, उक्त कंपनी के मालिकों ने 2014-15 में किया था MBBS का घोटाला। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ में आहुति देकर की गई प्रार्थनाएं, जगह जगह कार्यक्रम। गृह क्लेश के चलते अर्जुन ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों का आरोप, ससुराल वाले कर रहे थे उत्पीड़न। तो वहीं भावनपुर में नशेड़ी बेटे ने परिजनों पर धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला और हुआ फरार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर CCSU विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए हो रहा है तैयार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही ड्रेस में करेंगे सूर्य नमस्कार। नौचंदी के पटेल मंडप में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्राओं ने दी शानदार प्रस्तुति। सिटी हलचल की संवाददाता हरिबाज सिद्दीकी ने मेले में आए लोगों से की खास बातचीत। गंगानगर में नहीं रुक रहा है चोरों का आतंक। दिन दहाड़े लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। पूरी कॉलोनी पर FIR दर्ज करने वाला गंगानगर थाना नहीं रोक पा रहा है चोरी की वारदात। CCTV में कैद हुई चोरी की घटना। एक सप्ताह से तापमान 40 के पार। आने वाली 16 जून को बारिश के आसार। दिन में आ सकती है धूल भरी आंधी। कैंटोनमेंट बोर्ड की सड़कें बेहाल। हजारी की पियाऊ से सप्लाई डिपो के चौराहे तक सड़क का हाल बेहाल। क्या बरसात से पहले सड़क का होगा निर्माण या पानी के गड्ढों में गिरकर लोग गंवाएंगे अपनी जान? और सिटी हलचल का खास अभियान, फिर दिल दो नौचंदी में कैंट विधायक अमित अग्रवाल नौचंदी का जिक्र करते ही खो गए पुरानी यादों। और अब खबरें विस्तार से। सिटी हलचल एक जिम्मेदार चैनल है और अपनी जिम्मेदारी का एहसास सिटी हलचल को बिल्कुल है। तभी तो हम जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछते हैं, हम प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछते हैं, हम पुलिस के अधिकारियों से सवाल पूछते हैं, हम सवाल पूछते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों से, क्योंकि इन सवालों के पीछे क्राइम रोकने का और स्वच्छ और अच्छा प्रशासन देने की मंशा होती है। ऑटो चालक पर लगाम लगाने के लिए कोई व्यवस्था है मेरठ में? जी नहीं है। ई रिक्शा पर लगाम लगाने की कोई व्यवस्था है? जी नहीं है। रिक्शा पर कोई लगाम लगाने की या उनका वेरिफिकेशन करने की कोई व्यवस्था है? आपका उत्तर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये सवाल कब उठते हैं? जब घटनाएं सामने आती हैं, जब घटनाएं घट जाती हैं तो पता चलता है ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और रिक्शा वालों का इतिहास साइलेंट क्राइम की तरफ पहले से लेकर जाता रहा है। क्योंकि रिक्शा चालक करतार सिंह ने ही उस महिला की हत्या की थी जिसकी नग्न अवस्था में 10 जून को लाश मिली थी खंडर में। पुलिस ने CCTV के माध्यम से इस घटना का खुलासा करने का दावा तो जरूर कर दिया है, लेकिन ऐसे क्राइम को रोकने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं इस पर किसी की नजर नहीं है। इसलिए सिटी हलचल इस खबर के साथ एक सवाल छोड़कर जा रहा है कि इन लोगों के वेरिफिकेशन के लिए क्या व्यवस्था है। आपको बता दें, हत्या आरोपी रिक्शा चालक करतार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा तो कर लिया है, क्योंकि पुलिस कह रही है कि पूछताछ में पता चला है कि ये जो महिला जिसकी लाश मिली है वो मुजफ्फरनगर के खतौली की रहने वाली थी और टिंकू नाम के व्यक्ति से उसकी शादी हुई थी और अचानक मुजफ्फरनगर से, खतौली से वो लापता हो गई थी। काफ़ी ढूंढने के बाद जब खतौली से मेरठ तक उसका पता नहीं मिला तो खतौली में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। महिला को
मानसिक रूप से बीमार भी बताया जा रहा है। मेरठ के घंटाघर के क्षेत्र में वो आ गई थी, लेकिन देखिए पता नहीं चल पाया घर वालों को कि वो खतौली के पास मेरठ में थी। लेकिन यहीं पर उसकी मुलाकात करतार सिंह से हुई और फिर करतार सिंह के साथ वो रहने लगी, ऐसा दावा किया जा रहा है पुलिस के बयानों में, और जिसके चलते दोनों के बीच संबंध भी बन गए होंगे, ये दावा भी पुलिस कर रही है। मोनी नाम की इस महिला का कुछ और लोगों के साथ भी संपर्क हुआ, शराब पीना शुरू कर दिया, जिसको लेकर रिक्शा चालक करतार सिंह और मोनी में कहासुनी होने लगी। अचानक से मोनी कहीं चली गई और फिर 15 दिन बाद लौटी तो इस दौरान काफ़ी नशे में थी। पुलिस की स्टोरी है जो हम आपको बता रहे हैं। इसको लेकर करतार सिंह का खून खौल गया। 7 जून की रात वो महिला मोनी को लेकर सदर थाना इलाके के गांधी बाग के पास उस खंडर नुमा महल के पास पहुंचा, उस खंडर नुमा इलाके में पहुंचा जहां पर मिलिट्री पुलिस भी होनी चाहिए थी और लोकल पुलिस भी होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर उसने रेप किया और जब महिला मोनी सो गई तो ईंट के वार से उसकी हत्या कर दी। महिला का शव नग्न अवस्था में छोड़कर करतार सिंह वहां से रफू चक्कर हो गया। 10 जून को महिला का खंडर में नग्न अवस्था में शव मिलने के बाद कैंट इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी के जरिए करतार सिंह का पता लगाया और महिला मोनी को ले जाते हुए देखा, तो फिर उसके बाद इस रिक्शा चालक की पहचान हो गई और उसे घंटाघर के इलाके से गिरफ्तार कर पुलिस ने इस घटना को सुलझाने का दावा किया है। आखिर रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक, ऑटो चालकों की पहचान के लिए उनके वाहन पर कोई ऐसा चिन्ह होना चाहिए जिससे पता चल जाए कि ये ई रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है या रिक्शा चालक है, या उनके गले में कोई परिचय पत्र है। जी नहीं है, क्योंकि इस तरीके के काम वही लोग करते हैं जिनकी पहचान नहीं होती और फिर समाज के सामने, पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या महिलाएं सेफ हैं या नहीं। 2 दिन पहले थाना सदर बाजार में ये कंपनी बाग के सामने खंडर है, वहाँ पर एक महिला का अज्ञात शव मिला था। इस मामले का पुलिस द्वारा खुलासा कर लिया गया है। इस महिला की पहचान मोनी वाइफ ऑफ टिंकू के रूप में हुई है। ये थाना खतौली की रहने वाली, इनकी शादी थाना खतौली में हुई थी, गगनपुरा गांव था, और ये महिला ऐसे थाना सरदना में खुशावली गांव है, वहाँ की रहने वाली थी। 3 महीने पहले होली के टाइम ये अपने घर से गुमशुदा हो गई थी, ये कहीं चली गई थी। इनको बताया जा रहा है ये थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर थी, इनको याद नहीं रहता था और ये अपना घर भूल के इधर आ गई थी। यहाँ पर ये थाना दिल्ली गेट में घंटाघर है, वहाँ पर एक करतार सिंह नाम का व्यक्ति है, उसके साथ ये पिछले 3 महीने से वहाँ पे रह रही थी। जो करतार सिंह है वो एक रिक्शा चालक है और रिक्शा चलाता है। उसने अपने साथ इनको रोड पे ही रखा हुआ था। करतार सिंह को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल लिया था। उसने बताया कि उसे शक हो गया था कि जो ये लेडी थी ये किसी गलत गतिविधि में लिप्त हो चुकी थी और इस गुस्से में आकर इसने जो मोनी है क्योंकि इसने जो 7 और 8 की रात्रि में ये घुमाने ले जाने के बहाने इनको रिक्शा में बैठाया और ये जगह की तलाश कर रहा था। इसे वहाँ खंडर के पास लगा कि वहाँ सुनसान है, वहाँ पर रोक कर ये वहाँ पर ले गया उन्हें, उनके साथ संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद उनकी ईंट से पीट कर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये वापस अपना आकर सो गया था। ये व्यक्ति हिरासत में लिया जा चुका है, जो रिक्शा हमारे बरामद हो चुका है। जो उसने इस रात्रि की जो शर्ट पहनी हुई थी वो भी बरामद हो गया है। जो हत्या में उपयुक्त ईंट थी वो भी पुलिस द्वारा रिकवर कर लिया गया है। जो महिला मृतका उनके परिजन हैं वो भी आ चुके हैं और फिलहाल जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई। जैसे मैंने बताया पिछले 3 महीने पहले फलावदा से ये जो वहाँ से किसी बस में चढ़ के यहाँ पर आई थी और पिछले 3 महीने से करतार सिंह के साथ रह रही थी। चलिए अगली खबर पर डालते हैं नजर। सिटी हलचल ना खबरों को खूब अलग ढंग से मत कर आपके सामने भेजता है। कभी आपने राजनेताओं का भाषण सुना है? जी हाँ, राजनेता छात्रों को एक अलग तरीके से संबोधित करते हैं। वो कहते हैं भाइयों और बहनों, महिलाओं और पुरुषों, लेकिन छात्रों को बिल्कुल अलग लेकर संबोधित करते हैं, क्योंकि छात्रों का जोश, छात्रों की ईमानदारी बड़े बड़े घोटालों की तरफ उंगली उठाती है। और ऐसे ही एक घोटाला
और छात्रों ने पर्दाफाश करने का दावा किया है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। ये सभी छात्र बैठे हुए थे एडम ब्लॉक के बाहर बैनर लगाकर, और बैनर पर लिखा था सार इन्फोटेक। जी हाँ, ये सभी छात्र सार इन्फोटेक के मालिकों के खिलाफ और सार इन्फोटेक उर्फ अथर्व कंपनी के मालिक भूपेंद्र और मैनेजर रोहित उज्जवल के खिलाफ जबरदस्त विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे बैठकर। इस दौरान छात्र नेताओं ने भूपेंद्र सिंह और रोहित उज्जवल पर 420 के तहत मुकदमा दर्ज करवाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय का पोर्टल बंद होने के बाद भी सार इन्फोटेक 20-20 हजार रुपए की अवैध वसूली कर परीक्षा फॉर्म भरवा रहा है। छात्र नेता आलोक भैंसला और बादल ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी बात के समर्थन में विश्वविद्यालय को सबूत भी देने की पेशकश की है और सबूत भी उपलब्ध करा दिए हैं। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि उक्त कंपनी के मालिक ने शैक्षिक सत्र 2014-15 में एक MBBS का घोटाला किया था, और ये वही कंपनी है जिसने ये घोटाला किया था। उसके तब भी मालिक भूपेंद्र सिंह थे, मैनेजर रोहित उज्जवल थे, और आज भी इस कंपनी का नाम चेंज कर ये लोग घोटाला कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा इस कंपनी को दोबारा जो टेंडर दिया गया है उससे पता चलता है विश्वविद्यालय ने बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं जुटाई है, क्योंकि इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करना था और कंपनी को दे दिया टेंडर। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर योगी शासन को बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए शुक्रवार को गांधी आश्रम चौराहे के पास जादूगर के बाग में यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई और आहुतियां भी दी गई। यज्ञ के दौरान कई गणमान्य उपस्थित थे, जिन्होंने बताया गुजरात के अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में करीब 250 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होना मानव जीवन की बड़ी त्रासदी है। उन्होंने ये भी कहा सभी भारतवासी इस दुर्घटना से सदमे में हैं और इस दुख की घड़ी में उन सभी परिवारों के साथ खड़े हैं, उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने इस दुर्घटना में कोई अपना खोया है। आपको बता दें, इस यज्ञ में आहुति देकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इन सभी लोगों के आंखों में आंसू। आज भगवान परशुराम के मंदिर में जो विमान हादसा हुआ है हैदराबाद में, अहमदाबाद में, उन सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए माँ गायत्री का यज्ञ किया गया। हम प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा से उनको सदगति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और घायलों की शीघ्र लाभ के लिए एक हवन का कार्यक्रम अपने जादूगर बाग में बाबा परशुराम मंदिर के प्रांगण में किया, जिसको संपन्न देवेंद्र शास्त्री जी द्वारा और इस मंदिर समिति के अध्यक्ष सुभाषी शर्मा का हमें विशेष सहयोग मिला। इस अवसर पर हमने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का पूर्ण विधि विधान से पाठ करा और आशा करी है और भगवान से प्रार्थना करी है कि सभी घायल शीघ्र स्वस्थ होकर अपने परिवारों में जाएं और दिवंगत आत्मा जो है उनके परिवारों का दुख सहन करने के लिए प्रभु उनको धैर्य प्रदान करें। गुरुवार देर रात मवाना थाना क्षेत्र के मोहल्ला कल्याण सिंह प्रिया टॉकीज के पास अपने घर की दूसरी मंजिल पर छत के कुंडे से फांसी लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रिया टॉकीज के रहने वाले अर्जुन का पिछले 3 साल से अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। अर्जुन की पत्नी लवी इस विवाद के चलते अपने मायके में रह रही थी। अर्जुन भी लगातार डिप्रेशन में चल रहा था। वहीं अर्जुन की मौत के बाद उसके पिता अनिल शर्मा ने बताया कि अर्जुन के ससुराल पक्ष द्वारा लगातार उसको धमकियां दी जा रही हैं, जिससे तंग आकर गुरुवार देर रात उसने मकान की दूसरी मंजिल के कमरे में फांसी लगाकर अपना जीवन खत्म कर लिया है। ये मेरा पुत्र जो है जो विवाद है 3 साल तक से अभी उसकी अपनी पत्नी के साथ
जी तो उसे समय समय पर धमकी देती रहती थी और वो डिप्रेशन में रहता था। इसकी वजह से वो अपनी नौकरी भी छोड़ते पड़ा डर डर की वजह से। जब आज जब मैं शाम 7 बजे अपनी शॉप से वापस घर आया तो मुझे वाइफ ने बताया कि अर्जुन अभी तक जो है ऊपर अभी उठा नहीं है, सो रहा है, जरा देखो उसे। मैं ऊपर गया तो मैंने उसे आवाज दी काफी, डंडा वंडा जो दरवाजे में वो करा, वो करा, लेकिन वो उठा नहीं। फिर मैं उसके बाद डायरेक्ट पुलिस चौकी के ऊपर आया और वहाँ जो SI थे यादव जी ने और जो उनके असिस्टेंट थे, पुलिस के सामने ही जो बड़ा पड़ोस में एक लड़का है छोटू, उसको बुलाया पुलिस के सामने वो दरवाजे को तोड़ा। बेदखल होने से नाराज एक अय्याश बेटे ने अपने परिजनों पर ही धारदार हथियार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है और ये परिजन घायल अवस्था में लहूलुहान हालत में थाने पहुंचे हैं और बेटे के खिलाफ एक तहरीर दे दी है, शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार मां हसीना ने बताया कि उनका बेटा आशू उर्फ आस मोहम्मद नशे का आदी है और कस्बे में लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे हटता है। पत्नी के कहने पर आशू लगातार परिजनों से मारपीट भी करता है। तंग आकर परिजनों ने बेटे आशू उर्फ आस मोहम्मद को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। इस बात से नाराज होकर आशू ने परिजनों पर शुक्रवार दोपहर हमला बोल दिया। परिवार के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित महिला की बात सुनने के बाद पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एक विश्व कीर्तिमान बनाने का प्लान बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए सभी साधक 21 जून को एक ही ड्रेस में सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर और उनका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाएगा, क्योंकि योग दिवस की थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखने की व्यवस्था रखी गई है। इस 12वें योग शिविर का YouTube पर भी सीधा प्रसारण कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय। प्रेस वार्ता में कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने 21 जून के कार्यक्रमों के लिए जो रूपरेखा बनी है उसकी जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी बनाने की बात कही है। सभी महाविद्यालयों में योग करने का प्रोटोकॉल भी जारी कर दिया गया है। ये भी बताया गया कि आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मानकों के अनुसार ही योगाभ्यास कराया जाएगा। आपको बता दें इस योग शिविर में सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक 2 सेशन चल रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय की तरफ से मेरठ के 1857 के क्रांति स्थल औगरनाथ मंदिर पर, ब्रज घाट पर और हस्तिनापुर में भी योगाभ्यास का सेशन 21 जून को चलेगा और वहां पर भी एक ही ड्रेस में सूर्य नमस्कार किया जाएगा। विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए जगह जगह जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें ये 3 जगह भी शामिल हैं और जितने भी प्रतिभाग करने वाले लोग हैं वो एक ही वेशभूषा में आए, ऐसे निर्देश पास किए गए हैं। इस सूर्य नमस्कार का डॉक्यूमेंटेशन कर विश्व रिकॉर्ड बनाने का विश्वविद्यालय का ये प्लान है। नेक्स्ट इंटरनेशनल योगा डे तक 365 डेज में हम जितना मैक्सिमम योगा कर सकें, तो ये प्लेज हम लोगों को लेना चाहिए, बिकॉज योगा इज डिसिप्लिन एंड योगा इज फॉर वेलनेस। तो हमें दोनों चीज़ों की आवश्यकता है, डिसिप्लिन एंड वेलनेस की। तो योगा हम ये मान के अब साल भर योगा करने के लिए हम सब अपने परिवारों को, अपने सराउंडिंग्स को प्रेषित मतलब ये समझाएं कि हम लोग सिर्फ 7 दिन नहीं करेंगे या हम सिर्फ 21 तारीख को नहीं करेंगे, हमको साल भर करना चाहिए। ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट बट हम कर सकते हैं। मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेले के लिए सिटी हलचल ने एक विशेष कार्यक्रम बनाया है, फिर दिल दो नौचंदी को। और फिर दिल दो नौचंदी के दिन के कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं पटेल मंडप में ले जाकर। शुक्रवार को सेठ BK माहेश्वरी स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए मनमोहक प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। सभी स्कूली छात्राओं ने एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां दी
और लोगों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। इस दौरान कार्यक्रम की नोडल अधिकारी ने बताया, नौचंदी मेले के पटेल मंडप में लगातार स्कूली छात्र छात्राएं एक से एक बढ़कर परफॉर्मेंस देकर नौचंदी मेले के दिन के कार्यक्रम को यादगार बना रही हैं। वो अलग बात है, इसमें कम लोग पहुंच रहे हैं। मई से और निरंतर यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रोग्राम हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। और आज जो स्कूल प्रतिभा कर रहा है वो है सेठ वीके माहेश्वरी गर्ल्स इंटर कॉलेज सरायदास मेरठ के द्वारा बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। क्या गंगानगर में एक ऐसा ग्रुप सक्रिय है जो पार्कों पर कब्जा जमाता है, और जब पार्कों के चारों तरफ रहने वाले लोग विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ तहरीर दे देता है, और गंगानगर थाना अपने रहनुमा के अगुवाई में पूरे ब्लॉक पर ही FIR दर्ज कर जाता है। ये गंगानगर थाना है, लेकिन यही गंगानगर थाना जो अब पॉश कॉलोनी राधा गार्डन है उसमें चोरी की घटनाएं नहीं रोक पा रहा है। यही गंगानगर थाना चोरी की घटनाएं दर्ज नहीं करता है अपने नंबर बढ़ाने के लिए। 8 महीने हो गए हैं एसओ को आए हुए, लेकिन इन 8 महीनों में ना तो चोरी की घटनाएं रुक पाई हैं और ना ही होटलों में चल रहा व्यापार। फिलहाल तो चोरी की घटना बता रहे हैं आपको हम। चोर मकान की दीवार फांदकर मकान में घुसते हैं और दरवाजा तोड़कर मकान में लाखों रुपए की कीमती सामान की चोरी कर भाग जाते हैं। सीसीटीवी कैमरों में चोर कैद हो जाते हैं, नहीं तो थाना गंगानगर इसे चोरी की घटना मानने से इनकार कर देता। घटना राधा गार्डन की है। सीसीटीवी देखकर मकान मालिक ने पुलिस और अपने पड़ोसियों को सूचना दी। मौके पर पहुंची गंगानगर थाना पुलिस पहले तो सफाई देने में ही जुटी रही और उसके बाद फिर उसने चोरी की घटना को देखते हुए कहा कि आपको अपने घर का ध्यान रखना चाहिए था। मकान मालिक अपने परिवार के साथ मकान के ताले लगाकर बाहर गए हुए थे। पॉश कॉलोनी राधा गार्डन स्थित शांति पार्क C301 के निवासी अरविंद कुमार वर्मा अपने मकान में ताला लगाकर परिवार के साथ इंडिया से बाहर थे। बृहस्पतिवार को 2 चोर उनके मकान की दीवार फांदकर अंदर घुसे, कमरों के गेट को तोड़ा, लाखों रुपए का कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना के दौरान मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे सक्रिय थे तो वो कैद हो गए चोर। चोरों ने इत्मीनान से घर को खंगाला। करीब आधा घंटे चोर मकान में रहे। बृहस्पतिवार को मकान मालिक ने जब ये फुटेज देखी अपने मोबाइल पर तो उन्हें पता चला चोरी का। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों को सूचना दी। फिर गंगानगर पुलिस मौके पर पहुंची। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ पर चोरी की घटनाएं आम हैं। वैसे तो पड़ोस में रहने वाले माथुर साहब ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में गंगानगर की पुलिस जुट गई है खोजने के लिए। लेकिन हमने सिटी हलचल ने और सिटी हलचल के रिपोर्टर अली ने और मैंने खुद ने कई बार गंगानगर के थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर अनूप कुमार को एक सजेशन दिया था कि आपकी सफ़ेद मोटरसाइकिल पे घूमते हुए फैंटम कुछ कॉलोनियों में अगर चक्कर लगा ले सायरन के साथ तो दोपहर में चोरी की घटनाएं रुकेंगी, रात में चोरी की घटनाएं रुकेंगी और शाम को जो गंगानगर के अलग अलग क्षेत्रों में ओपन बार शराब के ठेके चलते हैं उन पर भी लगाम लगेगी। लेकिन शायद गंगानगर के इंस्पेक्टर अनूप कुमार किसी नेता के वरद हस्त में है और इसलिए किसी आम आदमी की बात नहीं सुनते। ये थाना गंगानगर क्षेत्र का मामला है। राधा गार्डन क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति बताया जा रहा है कि वो अपने बेटे के पास कहीं बाहर गए हुए थे, ताला तोड़ के चोरी करने की
घटना हुई है, जिससे संबंधित एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पड़ोसी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना गंगानगर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और सीसीटीवी के आधार पे और अन्य इंटेलिजेंस के आधार पे इस घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। टीमें लगी हुई हैं, फील्ड यूनिट ने भी घटनास्थल का विजिट किया है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करते हुए रिकवरी सुनिश्चित करेंगे। आइए जागरूक दर्शकों की डिमांड पर जो हम खबर करते हैं उनके सफरनामे पर लेकर चलते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड की सड़कें बेहाल हैं या बाउंड्री रोड की सड़कें बेहाल हैं। हजारी की प्याऊ से सप्लाई डिपो तक के चौराहे की सड़क का हाल बेहाल है। क्या बरसात से पहले सड़क का कायाकल्प होगा, निर्माण होगा या पानी के गड्ढों में गिरकर लोग अपनी जान गंवाएंगे? ये प्रश्न सिटी हलचल के माध्यम से लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सवाल कैंटोनमेंट बोर्ड से, कब बदलेगा बाउंड्री रोड की इस सड़क का हाल? क्योंकि बाउंड्री रोड की सड़क से गुजरते हैं हजारों लोग और हजारों लोग पूछते हैं एक सवाल, क्या इंडानाबार के पास रहते हैं बड़े महंगे लोग, महंगे नहीं अमीर लोग, या अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले लोग? इसलिए इंडानाबार के सामने बना दी है सड़क और बाउंड्री रोड की इस सड़क से गुजरते हैं गरीब और आम आदमी, इसलिए इन गड्ढों पर नहीं बनाई सड़क। पूछ रहे हैं सवाल तो सिटी हलचल दिखा रही है ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपको सड़क का हाल। ये इलाका वीआईपी इलाका नहीं है। अगर ये वीआईपी इलाका होता, इंडाना बार के सामने का इलाका होता या कुटिया के आसपास का इलाका होता, तो शायद इस इलाके की भी किस्मत बदल जाती। आप देखिए ये गड्ढे लगातार हादसों को दावत दे रहे हैं और ठीक बरसात से पहले हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप ये देखिए, मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड की गाड़ी आ रही है, चामनी की गाड़ी आ रही है, इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है और गलत रास्ते से आएगी और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे कार जा रही है। गाड़ी वहीं रोक ली है और क्योंकि ये रास्ते में से एक बैरियर टूटा हुआ है और एक तरफ से ही गाड़ी जा सकती है, इसलिए छावनी परिषद की गाड़ी आधे कूड़े से भरी गाड़ियां जाती हैं, बिना ढके जाती हैं और यहां से आती हैं। देख लीजिए, आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस रास्ते की सुध कौन लेगा, ये अलग बात है। आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस रास्ते पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और अभी तक यहाँ पर इतनी शिकायतों के बावजूद भी किसी ने इसकी सुध नहीं ली है, कोई इसकी खबर नहीं लेता है। ये गड्ढों की सड़क हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस सड़क पर ना तो मेयर हरिकांत अहलूवालिया आते हैं और ना ही कभी सांसद अरुण गोविल गए, ना उनके प्रतिनिधि गए और साथ ही साथ ना ही कभी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस रोड पर आए हैं। इस रोड पर आम आदमी आते हैं, बच्चे आते हैं और जो गंगानगर और डिफेंस कॉलोनी वाले लोग हैं वो जाते हैं। तो इस सड़क के हालात बदले तो बदले कैसे, क्योंकि यहाँ पर दुर्घटनाओं का जो दौर है वो बहुत ही खतरनाक है। मैं आगे आपको दूर तक दिखा दूं, वहां पर भी गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़क की ऊपर पेड़ की टहनियां आ रही हैं जो 2 व्हीलर्स वालों के मुंह पर लगती रहती है। यहाँ पर छटाई करने कोई भी नहीं आता है और आए भी क्यों, क्योंकि ये कोई वीवीआईपी इलाका नहीं है। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है। देखिए कार किस तरीके से घूम कर आ रही है और जब कार घूम कर आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि इस इलाके में रोड की कितनी जरूरत है। एक बार फिर देख लीजिए यहाँ की गंदगी और यहाँ की गंदगी के साथ साथ कैंटोनमेंट बोर्ड की हालात, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी सुध ले कैंटोनमेंट बोर्ड और फूल पत्तियां लगा दे तो क्या जाएगा, और ना ही एनजीओज भी कभी यहाँ पर आते हैं। लेकिन हमारे पास जागरूक दर्शकों की लगातार खबरें आ रही हैं, कॉल आ रही हैं इस टूटी हुई सड़क को लेकर। टूटी हुई सड़क के साथ टूटा हुआ बैरियर क्यों है, इस बात को लेकर। ये टूटा हुआ बैरियर यहाँ पर और उधर माल रोड पर एक उस व्यवस्था का परिचायक है जिस व्यवस्था में सुविधा के लिए कुछ भी तोड़ दिया जाए
कुछ भी जोड़ दिया जाए। देखिए कैसे आ रही हैं ये गाड़ियां और कैसे जा रही हैं ये गाड़ियां। और यहाँ पर सर कितनी परेशानी है इस रोड पर? ये रोड तो तमाम टूटी हुई है, इसमें तो बहुत ही परेशानी है, निकलना ही मुश्किल होता है। और बारिश में सर? बारिश में तो निकल नहीं पाएंगे, पानी भर जाएगा। ये पूरी रोड ऐसी है करीब करीब वहां तक चौराहे तक ये ऐसी है। कितने दिन से देख रहे हैं? 4-6 महीने तो हो गए होंगे। जी हाँ, 4-6 महीने तो हो गए होंगे। ये हम उससे भी ज्यादा हो गए हों। उससे भी ज्यादा 1 साल तो हो गया। 1 साल हो गया। मैं कम निकलता हूँ इधर को, तो इसलिए कमाई जी, उधर से निकल जाते हैं टूटी हुई रोड की वजह से। उस साइड से घूम के जाते हैं। जी हाँ, टूटी हुई रोड की वजह से देखिए किस तरीके से यहाँ से कारें निकल रही हैं। ये टूटी हुई रोड है। और अब आप देखिए ये एक बढ़िया जगह है सोने की। आप भी सोइए, मजा लीजिए, कहीं पर भी ट्रक खड़ा करिए। सैन्य क्षेत्र में सामने प्रशासनिक भवन है और ये सैन्य क्षेत्र है। कहीं पे भी ट्रक खड़ा करिए, सोइए। कैंटोनमेंट बोर्ड कहीं पर भी आपको रोकेगा नहीं। गाड़ियां और देख लीजिए कैसे धीरे धीरे झूलती हुई गाड़ियां जा रही हैं, गड्ढों का मजा लेते हुए जा रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर किस तरीके से ये हम प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है तब ज्यादातर लोग हेलमेट लगाकर निकलते हैं। और ऑटोज और ई रिक्शा जब यहाँ से निकलती हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस सड़क के हालात कैसे हैं। जी हाँ, इस सड़क को लेकर कई बार फोन आए हैं, लेकिन अब ग्राउंड जीरो से आपके सामने, कैंटोनमेंट बोर्ड के सामने, अमित अग्रवाल जी के सामने, जो कैंट विधायक हैं, और जनप्रतिनिधियों के सामने ये सड़क का हाल है। बरसात से पहले तो सही होनी चाहिए। बनता है सवाल या नहीं बनता है? मेरे सहयोगी वंश, मैं हूं के सिटी हलचल। 8 जून से लगातार तापमान 40 के पार है। 41, 42 और कुछ मेरठ के इलाकों में तो 43 को टच करता हुआ नजर आ रहा है। और 16 तारीख तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते और मानसून की थोड़ी सी देरी की वजह से तापमान 40 के पार पहुंच रहा है। जून में 9 तपा के चलते गर्मी तो पड़ती थी, लेकिन लगातार एक हफ्ते से 40 के पार पहुंचा हुआ टेम्परेचर बता रहा है कि सड़कों पर कर्फ्यू है, लोग घर पर दुबके हुए हैं। और अगर ऐसे ही हालात रहे तो जब स्कूल खुलेंगे तब भी भीषण गर्मी की वजह से बच्चों को 2-4 होना पड़ेगा, पेरेंट्स को 2-4 होना पड़ेगा। फिलहाल तो हम आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि 16 तारीख को हल्की बारिश हो सकती है, जिसके बाद मौसम में परिवर्तन आएगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। फिलहाल तो पिछले 2 दिनों से हवा रुकी हुई है, लेकिन गुरुवार की रात को बहुत हल्की हवा चलने से मौसम में मामूली सा परिवर्तन आया है। लेकिन सुबह से ही बादल छाने से और घुमस होने से आज तापमान के साथ साथ गर्मी भी लोग महसूस कर रहे हैं। जगह जगह लोग पानी पिलाने का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा है, कर्फ्यू है। आने वाले 2-3 दिनों तक यानी कि 14 जून तक इसी तरीके से भीषण गर्मी पड़ती रहेगी और ताज्जुब नहीं है कि तापमान 45 को टच कर ले। चलिए भीषण गर्मी के बाद बात कर लेते हैं विद्युत विभाग के इंतजाम की। वैसे तो जब से आंधी आई है तब से विद्युत विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी पुराने इलाकों सहित नई कॉलोनियों में अभी भी विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं हो पा रही है। और उस पर अगर हम पिछले 1 हफ्ते का डेटा देखें तो जिस तरीके से मेरठ में डिमांड का स्तर बढ़ा है और जिस तरीके से विद्युत लाइनों पर लोड बढ़ा है, उसके बाद विद्युत विभाग के सारे इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, माधवपुरम में कल 1 बजे के करीब केबल फिर फूका और उसके बाद माधवपुरम में कई घंटे बिजली नहीं आई। और माधवपुरम, ब्रह्मपुरी, तारापुरी और आसपास का जो इलाका है वो पिछले 1 हफ्ते से बिजली की समस्याओं से जूझ रहा है, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं और आए दिन विद्युत उपकेंद्रों पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। वहीं मलियाना, कंकरखेड़ा और उसके बाद सदर थाना क्षेत्र के कई इलाके भी
कल लाइन लॉस की वजह से 3-4 घंटे बिजली का इंतजार करते रहे। सदर थाना क्षेत्र में बेगमपुल और आबू लेन पर विशेष रूप से शोरूम मालिक और दुकानदार परेशान हो गए और कई लोगों ने तो शाम को 4-5 बजे ही अपनी दुकानें बंद कर घर चले गए, क्योंकि कितना खर्चा जनरेटर का पड़ता है उतना खर्चा ये दुकानदार संभालने की स्थिति में नहीं है। एक घंटे का 700 से लेकर 800 रुपए का डीजल फूक रहा है और जब ऐसे में 5-5, 6-6 घंटे की विद्युत आपूर्ति ठप रहती है, तब सदर थाना क्षेत्र के और आबू लेन के, सदर थाना बाजार के और आबू लेन के सभी दुकानदार परेशान हैं। 3 घंटे से ज्यादा की कटौती रेगुलर कटौती के साथ दर्ज की गई। वहीं खैरनगर, घंटाघर, लाला का बाजार, वैली बाजार में लो वोल्टेज की समस्या सामने थी, जिसको लेकर सारे दिन थाना दहली गेट क्षेत्र में पड़ने वाले इलाके लो वोल्टेज की समस्या से जूझते रहे। खैरनगर के दवा व्यापारी अपनी दुकानों से बाहर निकल आए, लेकिन बाहर भी हवा नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से लो वोल्टेज की वजह से ना तो पंखे ही चल पा रहे थे और ना ही एसी। रख रखाव के ना होने से कोतवाली मवाना के सामने बने नाले की पुलिया क्षतिग्रस्त होकर धंसना शुरू हो गई है। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अखिल कौशिक ने निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ क्षतिग्रस्त पुलिया का निरीक्षण किया और निर्माण विभाग के अधिकारियों को पुलिया को दोबारा निर्माण कराए जाने का निर्देश भी दिया। थाना मवाना के सामने नाले की पुलिया बहुत पुरानी है। बरसात से पहले पुलिया पूरी तरीके से टूट चुकी है और हादसे का सबब बनती जा रही है। शुक्रवार को क्षतिग्रस्त पुलिया की जानकारी मिलने पर पालिका चेयरमैन अखिल कौशिक ने पहुंचकर ये जानकारी ली। शुक्रवार को युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य ठाकरे के 35वें जन्मदिन पर शिव सैनिकों ने छिपी टैंक स्थित चेतन कॉम्प्लेक्स पर ठंडा और मीठा शरबत बांटा। प्रदेश के महासचिव ने कहा कि मुंबई से विधायक रहते हुए आदित्य ठाकरे ने पर्यावरण सुधार और जनसेवा के कार्य कर सभी को प्रभावित किया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कमिश्नरी पार्क में विमान हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा और उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नाम एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूर्ण रूप से मोबाइल न होने के बावजूद EKVIC और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए सवाल उठाए, जिस पर सिटी हलचल ने पहले भी खबर दिखाई। सरकार ने हमारे साथ जो है इस तरीके का व्यवहार करने लगी है सरकार की। हम लोगों का, हम महिला हैं, हमारी बहनें जो है जो सन 75 से रखी गई थी उसके बाद रखी गई है, वो इतनी कम पढ़ी अकुशल हैं कि 8वीं 10वीं हैं और मोबाइल टेक्नोलॉजी से इतना जबरदस्त सरकार ने हमें जोड़ दिया है कि हम लोगों के लिए कार्य करना असंभव है, जिसके चलते 2G मोबाइल वो भी सन 2019 में गवर्नमेंट ने दिए। उसके लिए हमें कोई पैसा नहीं, रिचार्ज का 6000 रुपए हम लोगों का मानदेय है, तो हम 6000 रुपए में तो आज के टाइम में बच्चे पालना भी असंभव है। और हम नेट मोबाइल इतना महंगा कहाँ से खरीदे जो हम ये मोबाइल पे जो है तमाम सारे कार्य करें। लेकिन हमने अपनी सरकार की मंशा को देखते हुए आधार कार्ड सत्यापन, मोबाइल का सत्यापन, हर एक कार्य को हमने बहुत ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ किया। लेकिन जब सरकार ने आधार सत्यापन करा लिया, मोबाइल का सत्यापन करा लिया, तो अब चेहरा प्रमाणीकरण की बात कहाँ से आई? आज हमारी जो मेन मांग है तो चेहरा प्रमाणीकरण की बात है। जो चेहरा प्रमाणीकरण का कार्य हम लोग नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर हम उसे नहीं कर पाएंगे। EKYC के लिए गवर्नमेंट ने कहा, सरकार हमारी हमसे चाह रही है, विभाग चाह रहा है, EKYC हम लोग कर देंगे, लेकिन चेहरा प्रमाणीकरण से राशन बांटना हमारे लिए असंभव है। कोई सुविधा नहीं है, ना ही तो फोन की सुविधा है, और उससे भी अलग राशन लेने के लिए सब जो है गांव में है, गरीब जनता है जो राशन लेने के लिए आती है, उनके पास मोबाइल नहीं होता, और जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़े हुए नहीं है, कम से कम अभी गांव में 80% लोगों के जो है आधार कार्ड से नंबर जुड़े हुए नहीं है। कंकाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव शोभापुर की रहने वाली महिला नीलम शुक्रवार को कंकाखेड़ा थाने पर पहुंची और उसने पुलिस को बताया कि बुधवार रात जब वो दुकान से सामान लेकर वापस जा रही थी, तभी उसके पति विकास ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए धारदार हमले से उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला की बात सुनने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर नंदपुरी मोहल्ले में एक व्यक्ति का शव सड़क पर पड़ा मिलने के बाद सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों ने थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस की जांच में मृतक की पहचान शाक्यपुरी के रहने वाले सुनील शर्मा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो शराब पीने का आदी था। ऐसा माना जा रहा है कि सुनील की मौत हार्ट अटैक पड़ने से हुई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, तभी सुनील की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। बावनपुर थाना क्षेत्र के गांव राली चौहान में दहेज की खातिर विवाहिता को फांसी लगाकर मारने का प्रयास किया गया है। घटना की सूचना पर मायके पक्ष के लोगों ने विवाहिता को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित ने थाने में तहरीर दे दी है। बड़ी वाला निवासी राकेश पुत्र रामकिशन ने तहरीर में बताया कि अपनी बेटी नेहा की शादी भावनपुर गांव राली चौहान के निवासी संदीप कुमार पुत्र प्रेमचंद से की गई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग लगातार दहेज का दबाव बना रहे थे। दहेज में कार्ड नहीं देने पर पति ने परिजनों के साथ मिलकर मारपीट करते हुए उनकी पुत्री को फांसी लगा दी। मौके पर पहुंचे परिजन बेटी को लेकर आनंद अस्पताल पहुंचे, भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पीड़ित ने पति समेत कई लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। जानीखुर्द शुद्धिग्राम हिम्मस मेरठ में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस में आचार्य मनीष, वैद्य अभिषेक गुप्ता और वैद्य नेहा शर्मा की उपस्थिति में देश विदेश से आए कई रोगियों ने अपने गंभीर बीमारियों के बारे में बताया और बताया किस तरीके से आयुर्वेद आधारित चिकित्सा प्रणाली की वजह से उन्हें दोबारा से जीवन मिला है। कॉन्फ्रेंस में सभी विशेषज्ञों ने रोगियों की चिकित्सा प्रक्रिया, पंचक्रम, डाइट और प्राकृतिक उपचार पद्धतियों पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ओडिशा के रहने वाली निशा मणि बेहरा की आंख के पास कैंसर था, जिसे डॉक्टरों ने सर्जरी और कीमो की सलाह दी थी। हिम्मस के डॉक्टर्स ने चिकित्सकों ने डाइट, फीवर थेरेपी और 0 वोल्ट थेरेपी से बिना सर्जरी के ही उसको इस बीमारी से मुक्ति दिला दी। वहीं पर कई ऐसी औषधियों और दिनचर्याओं के बारे में भी बताया गया जिसके जरिए डायबिटीज, थायराइड, बीपी, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में जलन से राहत मिलती है और जिनके इलाज लेने से दवाइयों की संख्या आधी रह गई है। वहीं पर बीपी और पीठ दर्द के लिए भी यहाँ पर उपचार के बारे में बताया गया कि किस तरीके से दवा के बिना ये लोग जीवन जी रहे हैं। पीसी के अंत में आचार्य मनीष वैद्य, अभिषेक गुप्ता और वैद्य नेहा शर्मा ने कहा, यदि व्यक्ति संयम, श्रद्धा और नियमितता के साथ आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनाता है तो असाध्य से असाध्य रोगों को भी मात दे सकता है। बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारियां जिनके लिए डॉक्टर ट्रांसप्लांट बताते हैं, सर्जरी बताते हैं, ऑपरेशन बताते हैं, या जिंदगी भर दवाइयां खाने की बात करते हैं या अंग निकालने की बात करते हैं, वो बड़ी आसानी से डाइट ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, बॉडी से कचरा निकाल के, टॉक्सिन्स को निकालकर बड़ी आसानी से ठीक हो जाती है। सारा खेल हमारे खाने और पीने का। जैसे आप सब लोग में से जो भी 40 साल से अधिक उम्र के हैं, आप सबको पता होगा पहले पूरे साल कोई गेहूं नहीं खाया करता था। जो अब आप 30-40 साल पहले चलो तो कभी गेहूं खाते थे, कभी बाजरा खाते थे, कभी रागी खाते थे, कभी किनोवा खाते थे, कभी स्वांग खाते थे, कभी मक्की खाते थे, ऐसे बदल बदल के अनाज खाते थे। लेकिन आज 365 दिन पूरा साल हमें गेहूं खिलाया जा रहा है। दूसरा, हमें कोई सिखाई नहीं रहा, ना स्कूल ना कॉलेज, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या ज्यादा खाना चाहिए, क्या कम खाना चाहिए, क्या अच्छा क्या बुरा। मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेले की रौनक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मेले में लगने वाले स्टॉल्स भी बच्चों को, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और इन्हीं स्टॉल्स पर सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। आकर्षक चीज़ें, खिलौनों का जो स्टॉल होता है वो बच्चों का दिल चुरा लेता है। नौचंदी मेले में मौजूद खिलौनों की दुकान में खिलौनों की तमाम वैरायटीज़ मौजूद हैं और बच्चों का उत्साह खेल खिलौनों को देखकर और भी बढ़ रहा है। फिर दिल दो नौचंदी में हम बच्चों की पसंद के खिलौनों के स्टॉल्स पर लेकर चल रहे हैं। जो स्टॉल मालिक 50 सालों से नौचंदी में दुकानें लगा रहे हैं। सिटी हलचल की थीम है फिर दिल दो नौचंदी को और इसमें शामिल हो रहे हैं बच्चे, उनके माता पिता,
चलिए उन्हीं से जानते हैं कि फिर दिल दो नौचंदी को थीम के तहत वो नौचंदी में किसे दिल दे रहे हैं और क्यों दिल दे रहे हैं। आरिबा सिद्दीकी हमारे साथ है। फिर दिल दो नौचंदी को। और जब नौचंदी में दिल देने की बात आती है तो खिलौने कैसे छूट सकते हैं। एक बच्चा अक्सर अपने माँ बाप से जिद करता है कि वो उनको खिलौने दिलाएं, तो नौचंदी में तरह तरह के खिलौने मौजूद हैं। हर माल 70 हो, हर माल 40 हो, हर माल 20 हो, हर किसी के लिए यहाँ खिलौने हैं और माँ बाप अपने बच्चों को खिलौने दिला रहे हैं। मैं भी जब नौचंदी आया करती थी तो मैं भी यही जिद करती थी कि मुझे मेरे पसंद के खिलौने दिलाए जाएं। तो हम बात करेंगे उन माँ बाप से जो अपने बच्चों को खिलौने दिला रहे हैं। आइए बात करते हैं माँ बापों से। 5 साल से जी, बहुत अच्छे खिलौने मिलते हैं यहाँ पर। ये मांग रहे हैं, बंदूक का सेट है और ये जो मोबाइल है। हाँ, खिलौने यहाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को खिलौना लेना। जब भी बच्चे जिद करते हैं नौचंदी हम लेके आते हैं। बहुत अच्छे हैं, हर वैरायटी के खिलौने मिलते हैं, सस्ते भी हैं और महंगे भी हैं। जैसे आपकी गुंजाइश हो आप वैसे ले सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए फैन खरीदे हैं, ये रहे। गर्मी के हिसाब से बच्चों को स्कूल में गर्मी लगती है इसलिए फैन खरीदे हैं। तो लगभग 3-4 साल से आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, मज़ा आता है काफ़ी। ये बोल रही है कि मुझे खिलौने चाहिए, क्यूब्स चाहिए, अलग अलग चीज़ें मांग रही है, हम दिला रहे हैं इसको। बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी जो भी इसको पसंद आ रहा है वही दिला रहे हैं, टेडी बियर वगैरह सब कुछ। मेरे को नौचंदी जाना बहुत पसंद है। मैं अपनी मौसी के साथ आई हूँ और मेरे को जो टॉय चाहिए वो मौसी दिलाई रही है, मैं खेलूंगी। पहले हम अपने मम्मी पापा के साथ आते थे और आज हम अपने बच्चों को लेके आए और हम भी पहले जो है खिलौने मांगते थे और लेके जाते थे, तो आज हमारे बच्चे भी हमसे जिद कर रहे हैं खिलौनों के लिए। यही कि भाई बॉल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंदूक चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नौचंदी अच्छी लग रही है, हमेशा से अच्छी लगती आई है। अच्छे खिलौने, सभी तरह के खिलौने हैं। हम तो काफ़ी सालों से आ रहे हैं, बस एक भाई है हमारा छोटा, उसके लिए ले रहे हैं कुछ। आप देख ही सकते हैं कितने सारे हैं यहाँ पे। क्या सोच रहे हैं हम खरीद लें इसे, हम ये अच्छा लग रहा है क्योंकि उसे ना निशाने लगाने में बहुत अच्छा लगता है, एक्सपर्ट है वो थोड़ा, तो इसलिए मैंने ये ले लेते हैं। तो आपने देखा कैसे माँ बाप अपने बच्चों की जिद पर उनके पसंद के खिलौने उन्हें दिला रहे हैं। आप देख सकते हैं नौचंदी में चाहे डॉल हाउस हो या फिर ये झुंझुना हो, ये गाड़ी हो, तरह तरह की वैरायटी नौचंदी में मौजूद है। हर प्रकार का, हर रंग का, हर तरीके का खिलौना यहाँ मौजूद है। तो हमने देखा माँ बाप कैसे चाहे अपने लिए कुछ ना खरीदे लेकिन वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को उसके मनपसंद का खिलौना दिला दें। तो कैमरामैन राजेश के साथ मैं आरिबा सिद्दीकी, सिटी हलचल। एक और नौचंदी का कार्यक्रम, लेकिन ये नौचंदी का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारा खास कार्यक्रम है। फिर दिल दो नौचंदी की एक सीरीज है जिसमें कैंट विधायक अमित अग्रवाल हमारे साथ हैं। सिटी हलचल का जो ये अभियान है ना, फिर दिल दो नौचंदी को, उस अभियान को उन्होंने सराहा है और वो पुरानी यादों में खोते चले गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले नौचंदी मेले का क्षेत्रफल कितना बड़ा हुआ करता था। नौचंदी के जो रंग हुआ करते थे उसमें सर्कस भी था और उसमें हंसी के गोलगप्पे भी थे, मौत का कुआं भी था और उसमें पूरा शहर डूब जाया करता था। दो दुकानों के बीच में हलवा पराठे को लेकर हौड़ लगी रहती थी। देखिए अमित अग्रवाल कैंट विधायक से जो हमारे साथ कह रहे हैं फिर दिल दो नौचंदी को। उन्होंने एक और बात बताई कि नौचंदी मेला होली के दूसरे रविवार से शुरू हो जाता था और नवरात्र इन्हीं नौचंदी के मैदान में मनाए जाते थे। देखिए सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत अमित अग्रवाल कैंट विधायक के साथ, जो अपना दिल नौचंदी की उन यादों को दे रहे हैं जो नौचंदी दिन और रात चला करती थी। सुनिए, दिलचस्प बात है। नौचंदी के किस्से। फिर दिल दो नौचंदी को प्रांतीयकृत मेला जो एशिया में प्रसिद्ध है, जो लोगों के बीच में हर साल इंतजार कराता है लंबा, और ऐसे में मेरठ से कैंट विधायक अमित अग्रवाल नौचंदी की बात करते ही दिल तो नौचंदी को दे ही चुके हैं, पुरानी यादों में खो जाते हैं। सर, इस स्पेशल कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। सर, सिटी हलचल का विशेष अभियान है फिर दिल दो नौचंदी। जी, नहीं अच्छा है। मेरठ का बड़ा ऐतिहासिक मेला है, पूरे भारत में प्रसिद्ध मेला है और मेरठ की एक पहचान है।
और छोटे से आए तो खूब नौचंदी मेला जाते थे। अब परंपराएं बदल गई, अब माहौल बदल गया, साधन बदल गए, तो उस कारण से अब नए बच्चे नौचंदी जाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। लेकिन जब हम छोटे थे तो नौचंदी का मन रहता ही था। कभी रोए नौचंदी जाने के लिए, घर वाले नहीं ले जा रहे हैं, रो गए, खाना छोड़ दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन नौचंदी वास्तव में एक आकर्षक मेला भी रहता था नौचंदी का, और अब धीरे धीरे उसका क्षेत्र घटता जा रहा है। अब आप देखिए कि जहाँ पहले सूरजकुंड तक सजावट रहती थी, सूरजकुंड से आगे बढ़ गए तो अब तो बाहर का जो गेट है गढ़ रोड वाला वो भी नहीं वहाँ तक भी कोई रौनक नहीं है। अब अंदर इंदिरा गांधी के नाम से जो गेट बना उसके अंदर भी नहीं है। अब तो केवल नुमाइश गेट से नौचंदी शुरू हो रही है, तो पूरी सड़क खाली हो गई। नुमाइश गेट से अंदर चलेंगे तो नौचंदी है, दुकानें भी पूरी नहीं भरती हैं। एक तो ये जो परंपरा गलत कर दी है, नौचंदी की परंपरा होली से एक रविवार छोड़कर अगले रविवार को इसका उद्घाटन होता था और शुरू हो जाता था। नवरात्र के पहले दिन होता था। नवरात्र नौचंडी, माँ चंडी देवी के ही नाम पर उनकी भक्ति में ये मेला लगता था। कहते हैं कि पहले 1 दिन का लगता था, फिर 3 दिन का हुआ, फिर 7 दिन का हुआ, अब ये 1 महीने का मेला हो गया है और बड़ी किद्वंतियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। हम छोटे थे तो हमारे फादर तो बताते थे, तो यहाँ तब घोड़े तक बिक्री के लिए आते थे और दिन में मेला चलता था। तो हमको भी याद है कि दिन के अंदर जो मेला चलता था वो खरीदारी का मेला चलता था। लेडीज जेंट्स जो खरीदारी करने जाते थे दिन में लेते थे। रात को मेला घूमने का मेला होता था, खाने पीने का मेला होता था, पटेल मंडप के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मेला होता था और रात का मेला सुबह 4 बजे तक चलता था। उसके बाद ब्रेक होने के बाद फिर दोपहर में मेला भरता था, तो लोग खरीदारी करने आते थे। और 7 शो पूरे मेरठ में सिनेमाओं की चलती थी जी। और अब तो सड़क में टाइल लगा दी गई है। पहले सड़क के अंदर वो बदरपुर, जिसको मोरंग कहते हैं, लाल बदरपुर बिछाई जाती थी, बीच में क्यारी रहती थी, फूल रहते थे उसके अंदर। तो कहीं भागलपुर की चादर आती थी, कहीं दूर से लखनऊ के चिकन के कपड़े आते थे, जयपुरी कपड़े आते थे, सब तरह तरह की मुरादाबाद का चक्कू, तलवार। लेकिन खाने में क्या क्या चीज अभी भी? हलवा पराठा बड़ा प्रसिद्ध था यहाँ का। हलवा पराठा, कोई तो सिंधी हलवा, और गोकुल में वो लगी रहती थी, होड़ लगी रहती थी। सिंधी और गोकुल में होड़ रहती थी। अब सब बातें, अब देखो नुमाइश गेट से और गढ़ रोड तक खजले की दुकानें होती थी। अब तो केवल उधर शंभूदास गेट पर तिरंगा गेट जो बन गया, अब उस पर कहती हैं। पहले ना तिरंगा गेट था और ना इंदिरा गांधी गेट था, नुमाइश गेट और शंभूदास गेट 2 ही गेट थे। लेकिन अब नया रूप देने की बात हो रही है। इंटीग्रेटेड प्लान के अंतर्गत नौचंदी का विकास भी हमने रखा है। इसमें चारों तरफ से पक्की 4 दीवारी होगी। इसको दिल्ली हाट की तरह 12 महीने ये चले। नौचंदी के दिनों में नौचंदी का मेला लगे और बाकी 11 महीनों में इसके अंदर बाजार लगे, लोग जाएं, रोज़मर्रा की खरीदारी वहाँ करें, एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी ये चले। ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसकी योजना बन रही है। और पटेल मंडप का भी जगह, जो भी मंडप बने, कन्वेंशन हॉल बने और पक्का बने, उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसा पिक्चर तो मैं इंटरमीडिएट के बाद मैंने पिक्चर देखी ही नहीं कभी। साल 2, 4, 6 साल में कभी कोई पिक्चर देख लियो। मुझे कोई पिक्चर का शौक़ नहीं रहा। तो सारा समय हमारा तो छात्र राजनीति में निकलता था, उसके बाद से भाजपा के जनसंख्या काम में निकलता था, भाजपा के काम में निकलता था। तो पिक्चर तो टीवी पे भी देखने का शौक़ नहीं है। नौचंदी की कोई बात याद आ रही है सर? नहीं, नौचंदी की जैसे मैंने आपको बताया, नौचंदी तो अब मैं घटना बताता हूँ। गोविंदाचार्य जी को तो नाम सुना है ना आपने? हमारे संगठन मंत्री भी रहे हैं, उससे पहले विद्यार्थी परिषद के भी संगठन मंत्री थे। अब वो थे भाजपा के भी संगठन मंत्री रहे हैं वो, अखिल भारतीय, और विद्यार्थी परिषद के भी थे। तो वहाँ कुर्ते आते थे, लखनऊ की दुकानें वाले कुर्ते लाते थे। तो एक दिन वो आए, हमने कहा तो भाई कोई हमारे परिपाटी है कि प्रचारकों को वस्त्र भेंट किए जाते हैं। तो हमने कहा कुर्ता ले लो।
तो वो उन्होंने कुर्ते देखे तो उन्होंने आधी बाजू वाला कुर्ता खरीदा। तो हमने कहा जी आपने वो पूरी बाजू का क्यों नहीं खरीदा? बोला वो 6 रुपये का था और ये 5 रुपये का था। तो मैंने 5 रुपये वाला ले लिया। अब रोज इसको धोऊंगा तो एक तो धोना कम पड़ेगा, 2 लंबी बाजू भी धोनी पड़ेंगी, इकोनॉमिक, और साबुन भी कम खर्च होगा। तो इसलिए 5 वाला फायदेमंद है, मैंने ले लिया 5 वाला। जी हाँ, ये नौचंदी की बातें हैं। नौचंदी की बातों में राजनीति, इतिहास, संस्कार, परंपरा, सांस्कृतिक गतिविधियां सभी आएंगी। खुले दिल से सबको स्वीकार करिए, खुले दिल से सबकी सुनिए, खुले दिल से अपने विचार प्रकट कीजिए, लेकिन कानून की सीमाओं में। अपने सहयोगी अमित के साथ के सिटी हलचल। फिर दिल दो नौचंदी को। सर एक बार बोल दीजिए, फिर दिल दो नौचंदी को। फिर दिल दो नौचंदी को। सिटी हलचल का सिटी हलचल का अभियान अच्छा अभियान है और ये जारी रहना चाहिए, और हम तो चाहते हैं कि इसका रूप बदल जाए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, मिलते हैं अगले नौचंदी की बैठक में। अपना जिला के सफरनामे में बस इतना ही। मेरठ शहर और आसपास के जनपदों की खबरें भी बहुत ही जल्द आपके पोर्टल पर लोड होने वाली हैं। तैयार हो जाइए सही खबरों के लिए, सही खबरों को पेश करने वाले सही लोगों के साथ हाथ मिलाने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।